हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज शैलेंद्र पांडे फ्रॉम एम्बिशन क्लासेस, योर फिजिक्स मेंटर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा था। उसके सारे डेरिवेशंस हम लोगों ने किए, डिफरेंट जेई मेंस के, नीट के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग कंडक्टर की एक बहुत खास प्रॉपर्टी को और इलेबोरेट करने वाले हैं और उससे लोगों ने क्या प्रिडिक्शन किया इसको भी एम्फसाइज करने वाले हैं। तो कंडक्टर की एक सबसे खास प्रॉपर्टी थी कि जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं वो सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर आ जाता है। लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा कि यार, अगर कंडक्टर को चार्ज देने पर उसके सरफेस पर स्टोर होगा तो क्यों ना इसको एक चार्ज डिवाइस के रूप में, हम चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में इसको यूज किया जाए। बात आपको समझ में आ रही है? इंसान की आदत है, उसको अगर आप उंगली पकड़ाते हैं तो वो पूरा हाथ पकड़ना चाहता है। एकदम उसी तरीके से लोगों के दिमाग में आया कि अगर मैं कंडक्टर पे ये थोड़ा सा चार्ज स्टोर कर सकता हूं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए। दिस इज द ओनली रीजन कि आज हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, कमिंग टुवर्ड्स आवर स्टूडियो। सबसे पहले सभी लोग बच्चों हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और हम लोग आज इस कैपेसिटेंस को फुल डिटेल में देखने वाले हैं कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूज्ड रखता है, तो आप लोगों को बहुत डिटेल में इसको समझना है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, छोटी से छोटी चीज इसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए जो आपको कंफ्यूज करे। तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आइए देखते हैं, मैं आपको फुल डिटेल में समझाता हूं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का आखिर मतलब क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पार्ट पर आते हैं। मैंने आपको इसका इंट्रो तो दे ही दिया है कि कंडक्टर पर हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं और कंडक्टर पर यही चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आइए देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैं हेडिंग लिख भी रहा हूं इसकी डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिकल capacitance of a conductor is a measure of its ability to hold इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की क्षमता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। किसी भी कंडक्टर को बेटा हम लोग जो भी चार्ज देते हैं दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड ऑन द सरफेस। भाई, आप जैसे जैसे चार्ज देते चले जाते हो उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो चार्ज Q होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V। तो यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C। सो वी हैव अ फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। दैट मीन्स जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज इट्स पोटेंशियल। क्लियर है गाइस? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये C क्या है, वेयर C इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। क्लियर है गाइस? तो ये कैपेसिटेंस एक बहुत खास टर्म हो गया हमारे लिए। तो कैपेसिटेंस को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV के फॉर्म में। इसी ऊपर वाले फॉर्मूले का ही एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, Q इज इक्वल टू CV। तो कोई आपसे अगर पूछे व्हाट इज कैपेसिटेंस, देन यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट मैथमेटिकली कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैं ऊपर बढ़ा रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू राइट इट,
just a minute. The capacitance of आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए, इसीलिए मैं ऑलरेडी ये सब लिख करके नहीं रखता हूं, ताकि आप लोगों को वीडियो में प्रॉपर टाइम मिलता रहे कि आप समझते भी जाएं और मेरे साथ ही आप नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the ratio of the charge given to rise in the potential of the conductor। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे बच्चों, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। सो चार्ज डिवाइडेड बाई राइज इन द पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस। क्लियर है? अगर मैं इसके यूनिट की तरफ देखूं, दैट इज इट्स यूनिट, तो यूनिट बहुत सिंपल है, इसका यूनिट हो जाएगा Q बाई V। इट मीन्स इट्स यूनिट विल बी कूलम पर वोल्ट। इसी कूलम पर वोल्ट को एक नया नाम दिया गया विच इज फैरेड। क्या नाम दिया गया? फैरेड। तो कैपेसिटेंस जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? फैरेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। दिस इज द रिलेशन जो आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार बहुत बेसिक एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिफाइन 1 फैरेड। बहुत छोटा सा बोर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है, ये कोई जेईई मेन एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, है ना, नीट के लिए भी नहीं है। बहुत बेसिक पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज 1 फैरेड। तो 1 फैरेड आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस, भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड तभी होगी जब 1 कूलम का चार्ज उस कंडक्टर पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर सके, है ना, दैट इज 1 कूलम पर 1 वोल्ट। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt। अगर 1 कूलम का चार्ज उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज कर दे तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैरेड। अब इसको बच्चों माइक्रो फैरेड, पीको फैरेड, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, अभी मैं इसको आपको रियलाइज कराऊंगा, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड इस टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे कभी भी इसका पूछा जाए तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, m-1 L-2 T⁴ a स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, ये तो आई होप आप लोगों को निकालने अभी तक आ ही गया होगा, इसलिए मैं उसमें नहीं एंट्री कर रहा हूं। डायमेंशनल फार्मूला में वो आप बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल टर्म्स में ले जाइए, डायमेंशनल फार्मूला आपको बहुत इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एज अ स्टूडेंट एक बार जरूर इसको निकाल करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated spherical conductor।
अगर कोई स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कोई एक स्फेरिकल, मैं आपके सामने एक कंडक्टर इस तरीके का बना रहा हूं। इस कंडक्टर का रेडियस मैं कुछ स्मॉल a मान रहा हूं और लेट अस सपोज मैंने इस कंडक्टर को कुछ q चार्ज दिया। अब भाई जो भी आप q चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, अगर ये कंडक्टर है तो इसकी सरफेस पर चला जाएगा, ये तो सभी को पता है। सो इट्स q charge will appear something like this. So we have given a charge q. Now we know that अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर या इसकी सरफेस पर बेटा जो पोटेंशियल होगा दैट इज कांस्टेंट, और उस पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a. This is the value of potential here, and we know that capacitance can be find out by dividing charge with potential. बहुत सिंपली, सो Q by V ये आप हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लीजिए। जिस भी चीज़ का मैं आपसे कैपेसिटेंस निकालने को कहूँगा तो आप पहले उसका क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, एंड देन यू विल डिवाइड इट विद चार्ज। सिंपल। अगर आपने ध्यान दिया हो फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब कुछ रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आएगा तभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल पाएंगे, पोटेंशियल निकालना आएगा तभी आप कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे, यानी कैपेसिटर के बारे में आप पढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? एवरीथिंग इज रिलेटेड, और ये मैंने आपको कोर्स के स्टार्टिंग में ही रियलाइज करवाया था, है ना। तो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज Q डिवाइडेड बाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। Q से Q आपका कैंसिल होगा और ये सारी क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हैज बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस आया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। इसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात ध्यान में देने वाली है। रेडियस ज़्यादा होगा तो आउटर बेटा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, इसलिए उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। Potential energy of a charged conductor। Potential energy of a charged conductor। ठीक है, अब बात आई कि सर पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्यों आएगी, क्या जरूरत है सर पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा समझने वाली चीज ये है कि आपने किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया, ठीक, धीरे धीरे चार्ज उस पर बढ़ना स्टार्ट होगा। जो चार्ज कंडक्टर पर आ चुका है, क्या वो ये चाहेगा कि आप फर्दर कोई दूसरा चार्ज उसके ऊपर लाओ? बताओ भाई, क्या वो चाहेगा कि फर्दर और कोई चार्ज आए? जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया, तो क्या वो चाहेगा अगला पॉजिटिव भी आए? नहीं चाहेगा, वो तो हमेशा उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान हमको कुछ वर्क करना पड़ता है ना, चार्जिंग के दौरान वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उसमें एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को लिख भी दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट रहे हमेशा, दैट इज work has to be done in charging a conductor against the force of repulsion by already existing
चार्जेस ऑन इट। जो ऑलरेडी उस पर चार्ज हैं वो फर्दर आने वाले चार्ज का अपोजिशन करते हैं। सो दिस v इज इक्वल टू Q बाई C, सबको पता है। और अगर मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब चार्ज आप लाओगे तो एकदम से चार्ज तो आएगा नहीं, चार्ज धीरे धीरे आएगा। मतलब ये प्रोसेस बेटा कैसा है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे जैसे चार्ज आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होगा, उसी हिसाब से हमको थोड़ा थोड़ा वर्क भी करना पड़ेगा। तो अगर कोई कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है तो वहां पर वी यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिए हमने क्या माना, लेट अस सपोज हमने उस कंडक्टर पे बहुत थोड़ा सा चार्ज दिया dq, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो भी बेटा बहुत थोड़ा सा होगा, दैट विल बी dw। सो दैट dw इज इक्वल टू v इंटू dq। ये फॉर्मूला तो आई थिंक आप सबको याद आ ही रहा होगा, मैं एक किनारे लिख भी दे रहा हूं। क्या पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू w बाई क्यू नॉट। ये बात याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है आपको? जो पोटेंशियल होता है दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन कितना होगा यार, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड, इस v की जगह देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बाई c। सो इट विल बिकम q बाई c इंटू dq। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, w विल बिकम इंटीग्रल q बाई c इंटू dq। और जब आप उसको चार्ज करेंगे तो आप सोचो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे dq यानी कि चार्ज का होगा। इनिशियली चार्ज 0 रहा होगा और फुल ऑन चार्ज करने पे लेट अस सपोज कितना चार्ज आ गया, उस पर q नॉट चार्ज आ गया। ठीक है, सो इंटीग्रेट करने पर ये बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम q स्क्वायर अपॉन 2c फ्रॉम 0 टू q नॉट। So the value of W became Q naught square upon 2C minus 0। इतना वर्क आपको उस पर करना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर बढ़ा रहा हूं ताकि और स्पेस आ जाए अपने पास। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये बात भी हम लोगों को पता है कि हम इसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? पीछे हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना? इसका मतलब c इज इक्वल टू क्यू बाई वी हमने पढ़ा था। तो अगर मैं q की वैल्यू देखूं तो क्या q इज इक्वल टू सी वी भी होता है? तो हम लोग यहां पर इस q नॉट की जगह क्या हम लोग सी वी का होल स्क्वायर अपॉन 2c भी लिख सकते हैं भाई? भाई हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे देखिए, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इट मीन्स व्हाट, q इज इक्वल टू सी वी। तो ये भी तो मैं यूज कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम सी वी स्क्वायर बाई 2। सो दिस w हैज वन मोर वैल्यू विच इज सी वी स्क्वायर बाई 2। तो ये भी एक बॉक्स में मैं कर दे रहा हूं। ठीक, अगला इसी फॉर्मूले को हम लोग बेटा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट c बाई 2 और इस v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बाई c। सो इट विल बिकम q बाई c का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, ध्यान से देखिए, बन जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। लेकिन ये फॉर्म तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के फॉर्म में तो नहीं लाएंगे फिर से, क्योंकि कोई खास हमारा बेनिफिट नहीं है। हाँ, हम इसको दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। हम इस c की जगह वैल्यू रख देंगे q बाई वी, c की जगह। ठीक है ना, c की जगह। तो देखो q बाई वी टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं qv अपॉन 2। तो यहाँ पर ये q नॉट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ टोटल चार्ज कितना माना था, q नॉट। सो इट विल बिकम q नॉट v अपॉन 2। तो वर्क डन का एक फार्मूला हमारे पास और आ गया, कौन सा, q नॉट अपॉन v। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, वी हैव दीज 3 फार्मूलाज ऑफ वर्क डन। वर्क डन किस चीज पर है, चार्ज लाने में, मतलब चार्जिंग ऑफ कंडक्टर में इतना वर्क हमें करना पड़ रहा है। यही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ conductor will be equal to half q naught square upon c, that will be equal to half cv square, that will be equal to half q naught into v।
तो ये हमारे पास फार्मूले हैं रेड कलर से जो मैंने लिखा है, ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। इनमें से कोई भी फार्मूला कभी भी आपसे न्यूमेरिकल में अप्लाई कराया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको शेडेड पोर्शन में कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक बात कही थी कि फैरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग उसको माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर अच्छा, तो आइए मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाता हूँ भाई, ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख रहा हूँ। जैसे जो अर्थ है हमारा, उस अर्थ को भी हम लोग एक कंडक्टर के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं अर्थ इज ऑल्सो अ स्फेरिकल कंडक्टर। भाई आप सबको पता है ना, अर्थ जो है हमारा वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपसे क्या बोला जाता है कि अगर कहीं पर अर्थिंग या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो वहां पर आप चप्पल पहने रहिए या कोई प्लास्टिक या लकड़ी के ऊपर आप पैर रखिए ताकि आपको करंट ना लगे। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ हमारा कैसा है, इट इज अ कंडक्टर। ठीक, अब अगर अर्थ कंडक्टर है तो अर्थ का भी अपना कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। भाई अर्थ की जो रेडियस है वो तो हम सबको पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर्स। इट मींस इट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर, देखो 3 तो यहीं से आ जाएगा और 3 और हो जाएगा जब मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, सो रेडियस हमें अर्थ का पता है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस आर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां पर बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड। मतलब पूरा अर्थ जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है उसका कैपेसिटेंस आया बेटा कितना, 711 माइक्रोफैरेड पूरे अर्थ का। तो आप खुद सोचो, जब पूरे अर्थ का 711 माइक्रोफैरेड है तो किसी छोटे मोटे कंडक्टर का कितना होता होगा। इसका मतलब फैरेड जो है वो सच में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? ठीक, कोई डाउट आए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको कांटेक्ट नंबर नीचे देखिए शो हो रहा है, हेल्पलाइन नंबर। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने किसी भी डाउट को यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो वी हैव नेक्स्ट हेडिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ से आ गई, इसकी क्या जरूरत है सर? तो बेटा मैंने आपको आज एक बात कही थी, इंसान की आदत है हाथ उंगली दिखाओगे तो पूरा पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने कंडक्टर पर थोड़ा ज्यादा चार्ज स्टोर कराया तो आपने देखा ना चार्ज बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो आदमी चाह रहा है और चार्ज इस पे भरो। लेकिन यार किसी एक कंडक्टर की अपनी एक लिमिट थी, उससे ज़्यादा वो चार्ज होल्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, और वही लिमिट जो है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, तो एक एक्सट्रीम लिमिट तक जितना चार्ज आ सकता था वो मैंने भर दिया, लेकिन अभी भी इंसान है इसलिए मन नहीं भर रहा है, तो मन कर रहा है कि भाई इसमें और चार्ज भरा जाए। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट ये सोचा गया कि लाओ यार 2 कंडक्टर्स ले आते हैं और इन 2 कंडक्टर्स को जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये पहला कंडक्टर है स्फेरिकल और इसी के बगल में एक दूसरा कंडक्टर में ले आया। ये इन 2 कंडक्टर्स को मैं ज्वाइन करूं तो देखते हैं ध्यान से यहां पर क्या है। ये पहला जो कंडक्टर है इस पर चार्ज कितना है Q1 और दूसरे वाले पर चार्ज कितना है
Q2। इसकी जो रेडियस है पहले वाले की, वो रेडियस है मान लो R1, तो दूसरे की रेडियस कुछ अलग है R2। पहले का कैपेसिटेंस बेटा C1 है तो दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। पहले का पोटेंशियल V1 है तो दूसरे का पोटेंशियल V2 है। समझ में आया? सभी का चार्ज अलग अलग है, सबका पोटेंशियल, रेडियस, कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है। ठीक, अब एक चीज जो हमारे पास बेसिक रिलेशन है, वो बेसिक रिलेशन क्या है भाई, कि जो Q1 है दैट इज इक्वल टू C1 V1, है ना। सिमिलरली जो Q2 है दैट इज इक्वल टू C2 V2। ये इनिशियल था, ये इनिशियली हमारे पास ये दो चीजें हैं। दूसरा, हमको इनिशियली ये भी पता है कि भाई अगर मैं इनके कैपेसिटेंसेस का रेशियो देखूं, तो अभी मैं आपको बता चुका हूं ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। स्फेरिकल कंडक्टर्स का जो कैपेसिटेंस होता है उनके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीछे पलट के देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो इसका भी हो जाएगा ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस इन दोनों का है उनका रेशियो उसके अपने R1 यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट और रेडियस ऑफ सेकंड के रेशियो के बराबर है। तो इस फार्मूले का भी हो सकता है कभी आपसे कहीं पर यूज करा दिया जाए। अब हमने किया क्या इसमें, देखो ये दोनों क्या थे, मैं लिख भी दे रहा हूं, दीज आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स थे बेटा, ठीक है, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। अब हम करेंगे क्या, हम इन दोनों कंडक्टर्स को, नाउ वी विल ट्राई टू जॉइन दीज टू कंडक्टर्स। पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ये दो कंडक्टर्स हैं और इस बार इन दोनों कंडक्टर्स को मैं एक कंडक्टिंग वायर से, ये वायर कैसा है, इट इज अ कंडक्टिंग वायर, किसी एक कंडक्टिंग वायर से मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने से भाई रेडियस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैपेसिटेंस जो रेडियस पर डिपेंड करता है बेटा उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस चीज पर पड़ेगा, सोचो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैंने दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, दोनों का इंस्टेंटली, तुरंत ज्वाइन करते ही दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो जाएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो Q इज इक्वल टू CV होता है। पहले का पोटेंशियल जो V1 था वो कितना हो चुका है बेटा, अब फाइनली V हो चुका है, तो चार्ज भी तो बदल जाएगा ना। इसका मतलब इस पर चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पर हो गया Q2 डैश। क्लियर है? अब आप ध्यान से सोचो, यहां पर जो Q1 डैश होता है दैट इज इक्वल टू C1V और यहां पर जो Q2 डैश है दैट इज इक्वल टू C2V। क्लियर है? पहले क्या था, ध्यान से देख लीजिए भाई, ये बिफोर कनेक्टिंग सीन है, कनेक्ट करने से पहले। ठीक, इसको भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये सीन कब का है, इट इज बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्शन करने से पहले का सीन है। ठीक, और ये वाला जो मैंने अभी लिखा है दिस इज द सीन आफ्टर कनेक्टिंग। कनेक्ट करने के बाद। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने कनेक्ट किया, मैंने कहा ना दोनों का जो पोटेंशियल है वो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो हम लोग उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो दैट कॉमन पोटेंशियल कैन बी फाइंड आउट V। अब सोचो पोटेंशियल यहां पर क्या होता है, Q बाई C के इक्वल होता है, तो हम भी यहां पर क्या कहेंगे भाई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। सो सिंपली वी कैन राइट टोटल चार्ज विल बिकम Q1 प्लस Q2 जो कि पहले था, और टोटल कैपेसिटेंस भी हमारे पास कितना है, C1 प्लस
C2. सो वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू Q1 की जो वैल्यू है बेटा, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, आप चेक करिए, Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 की वैल्यू किसके बराबर थी? C2V2 के बराबर थी। तो वही वैल्यूज मैं उठा करके यहां रख दे रहा हूं। सो दिस विल बिकम C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया किसका? कॉमन पोटेंशियल का। दो कंडक्टर्स को, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स को आपने ज्वाइन किया और जो कॉमन पोटेंशियल आया, उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है। एक चीज अपने को और यहां से पता चला, वो ये है, फाइनल जो चार्जेस हैं, ध्यान से देखिए, जो फाइनल चार्जेस हैं Q1 डैश और Q2 डैश, इन दोनों का रेशियो भी मैं यहां से निकाल सकता था। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश दैट इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। तो इनका रेशियो अगर आप ध्यान से देखें तो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल चार्ज था वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे अगर आप Q1 अपॉन Q2 करते तो वो C1V1 अपॉन C2V2 आता। लेकिन कनेक्ट करने के बाद क्योंकि पोटेंशियल सेम हो चुका है, तो फाइनल चार्ज विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस। मतलब कनेक्ट करने के बाद जिसका कैपेसिटेंस बेटा ज्यादा होगा उसमें चार्ज ज्यादा जाएगा। बात समझ में आ रही है? कनेक्ट करने के पहले क्या था ये नहीं पता, ठीक है। कनेक्ट करने के पहले हो सकता है कि छोटे वाले में ज्यादा चार्ज रहा हो, बड़े वाले में कम चार्ज रहा हो, लेकिन कनेक्ट करने के बाद क्योंकि पोटेंशियल दोनों में सेम होना है, इसलिए दोनों में क्या होगा? चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए हेडिंग क्या थी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। समझ में आपको आ रहा है? ठीक, दो कंडक्टर्स को जोड़ा, पोटेंशियल सेम हुआ, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। और अगर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हम लोग उसी चीज पर आ रहे हैं। ये हमारा रेशियो है और ये जो है यहां पर, ये क्या है? दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हेडिंग इज क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। देखिए, ये जो मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूं ना, ये कोर्स बोर्ड लेवल पर जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मैं फुल डिटेल में सारी चीज बता रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं IIT JEE नीट के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल कोर्स है, क्योंकि बहुत बेसिक से समझा रहा हूं और उस टॉप लेवल तक हम लोग जाएंगे। इस कोर्स में हम लोग JEE मेन, एडवांस और नीट के लगभग सारे क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। अभी मैं आपको पूरा ये थ्योरी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स बीच बीच में करा रहा हूं। जैसे ही अभी ये कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उनका वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उन वीडियोस को भी आपके इस कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जब भी मन हो फुल ऑन प्रिपेयर करने का आप लोग कर सकें, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ द ट्रांसफर्ड चार्ज। तो यार पहले कंडक्टर में चार्ज कितना था? Q1, और कनेक्ट करने के बाद उसमें कितना हो गया बेटा? Q1 डैश। तो ट्रांसफर कितना हो गया? Q1 माइनस Q1 डैश। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया होगा, इट विल बी C1V1 माइनस C1V। सो इट इज C1V1 माइनस C1 टाइम्स V यानी कॉमन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से आप क्या करिए? आप C1 कॉमन कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। कितना? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, पहला टर्म आपका बन जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। इससे मुझे क्लियर दिख रहा है कि C1V1 से C1V1 कैंसिल हो गया
ऊपर से हमको C2 भी कॉमन मिल गया, तो ये बन गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2। सो Q1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू आपके पास आ गई सॉल्व करके। अब आप ध्यान से देखिए, अगर V1 बड़ा था, इफ V1 वॉज ग्रेटर देन V2, तो ये क्वांटिटी बेटा पॉजिटिव होगी। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने का मतलब लेफ्ट साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव होने का मतलब समझो कि Q1 ज्यादा था और Q1 डैश कम है, मतलब इनिशियल चार्ज ज्यादा था और फाइनल चार्ज कम है। इसका मतलब पहले वाले कंडक्टर से चार्ज किस में गया, दूसरे वाले में गया। कितना गया वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से आप 10 सेकंड रिवाइंड करिए और फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। क्लियर? तो वहां से आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। अब हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स पर फाइनल चार्ज कितना है, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। तो आइए वो भी हेडिंग में लिख दे रहा हूं भाई, दिस इज फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर्स। तो फाइनल चार्ज समझिए क्या था भाई, टोटल चार्ज जो यहां पर है, इनिशियली जो टोटल चार्ज था बेटा वो कितना था, Q1 प्लस Q2, इट वॉज इनिशियल चार्ज। दूसरी चीज जो अपने को ये पता थी कि भाई Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये जो रेशियो है, ये रेशियो उनके कैपेसिटेंस के बराबर है। ठीक है, सो इनिशियल चार्ज जो Q1 प्लस Q2 था वो फाइनल चार्ज यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस है हमारे पास, सिर्फ दो ही अननोन्स हैं, पहला है Q1 डैश, दूसरा है Q2 डैश। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स Q1 प्लस Q2 और Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। जस्ट अ मिनट। तो अपने पास फाइनल चार्जेस भी आ गए। कहाँ से मैंने निकाला, मैंने वो भी आपको दिखा दिया है। अपने पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्व करके। आइए आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेन पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। यार आपने दो कंडक्टर्स को जोड़ा, दोनों कंडक्टर्स में पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम करने के लिए चार्ज का ट्रांसफर हो गया। तो आप खुद सोचो, इस टाइप का प्रोसेस जिसमें एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे में जा रहा है, तो क्या यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा इस प्रोसेस में? सोचने में तो लगता है ना यार कि एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। अब हम लोग को वही एनर्जी का लॉस निकालना है कि अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। ठीक है, सो वी आर पुटिंग अ हेडिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy in redistribution of charges। तो यार लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? पहले एनर्जी निकाल लो, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वहां से पता चल जाएगा लॉस हुआ या गेन हुआ। तो मैं वही काम यहां पर करने चल रहा हूं।
इनिशियल एनर्जी जो सिस्टम की थी वो कितनी थी, जरा ध्यान से सोचिए, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। भाई इनिशियली हमारे पास दो अलग अलग कंडक्टर्स ही तो थे, दोनों को आपने C1 और C2 कैपेसिटेंस था, V1 V2 पोटेंशियल था, तो दोनों के पास एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक, आपने दोनों को जोड़ा था, जोड़ने के बाद फाइनल एनर्जी कितनी हुई होगी, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। जरा ध्यान से सोचो, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल बेटा क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए दोनों की फाइनल एनर्जी भी कुछ ऐसी हो गई हमारे पास। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ हम दोनों का डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, डेल्टा यू विच इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, कितना हो गया, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, V स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, C1 प्लस C2, so this will become 1/2, पूरे से कॉमन कर लीजिए, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 टाइम्स V स्क्वायर। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू मैं आपको निकलवा चुका हूं, कितनी वैल्यू मैंने निकलवाई थी, पीछे पलट के देखिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि V का स्क्वायर था तो बेटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन, ताकि कहीं पर किसी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको। ठीक है, सो सिंपली वी कैन सॉल्व इट, डेल्टा U will become equal to 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। एक C1 प्लस C2 से नीचे वाला एक कैंसिल हो गया, सो इट इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम लेते हैं, इट विल बी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2 माइनस C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, दिस होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखिए थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन बन रहा है, बट इस डेरिवेशन में बनता है, तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में तो आप मान के चलो अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज सभी को आना चाहिए, इसलिए 1/2 C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहला टर्म आएगा आपका C1V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बना, सो दिस इज 1/2 C1 प्लस C2। अब हम लोग ये देखेंगे इनमें से कोई टर्म कैंसिल हुआ है क्या, तो C1 V1 स्क्वायर से जस्ट अ मिनट, हाँ जी ये देखिए यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया भाई, गलती कर दी, यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर होगा बेटा, ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ पर वो कैंसिल हो गए। C2 V2 स्क्वायर जो था ये भी इससे कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, बस अब आप उसको ध्यान से देखिए,
ठीक, क्या रिमेनिंग बच रहा है? C1 C2, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2, तो C1 C2 भी आई थिंक हम लोग को कॉमन ले लेना चाहिए, इसलिए हमने C1 C2 को भी कॉमन कर लिया। अब बस आप ध्यान से देखो रिमेनिंग क्या है, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस टू V1 V2। ये जो लिखा है आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है। सो दिस इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो डेल्टा U की वैल्यू आप चेक करिए, डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई? C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाला पूरा टर्म हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि कैपेसिटेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। राइट साइड वाला ये टर्म जो है ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। इट मींस डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा U कैसा है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होने का मतलब हमने इनिशियली क्या माना था? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इट मींस आप ध्यान से देखिए, इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी, और अगर इनिशियल एनर्जी फाइनल से ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? देयर इज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है इस टर्म में। ठीक, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। इस तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत खास डिजायर्ड नहीं है। अब मैं आपको ओवरऑल पिक्चर समझाता हूं, पिक्चर क्या थी। ठीक, पिक्चर ये थी कि हम लोगों को यहां पर देखना था कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं किसी कैपेसिटर पर। तो हमने प्लानिंग ये किया था, दो कैपेसिटर्स को जोड़ देते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो इस पर भी चार्ज होगा, इस पर भी चार्ज होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ज्यादा चार्ज हो सकता है हम स्टोर कर पाए। लेकिन ये प्लान तो हमारा फेल हो गया क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। फिजिक्स में बेटा हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एनर्जी का लॉस उसमें बियर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। इसलिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए। आइए इसी प्रोसेस पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। उस न्यूमेरिकल की मैं बात करने आपसे चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जस्ट अ मिनट। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये रहा वो न्यूमेरिकल। जल्दी से पढ़िए आप लोग न्यूमेरिकल को। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखने लगे। ठीक है, अब देखिए इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया एन insulated conductor initially free from charge is charged by repeated contacts with a plate। एक कंडक्टर है हमारे पास जो कि इनिशियली बेटा अनचार्ज्ड है, मतलब इनिशियली इस पर कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं है। ठीक, ऐसा बना रहा हूं, ये ऐसा एक कंडक्टर है, इनिशियली इस पर कोई भी चार्ज नहीं है और इसको हम लोग कांटेक्ट करा रहे हैं बार बार किसी एक प्लेट से। ये मान लीजिए ऐसा एक प्लेट है हमारे पास। ठीक, दिस इज अ प्लेट और ये हमारा वो कंडक्टर है, इंसुलेटेड है, चार्ज लीक नहीं हो सकता है। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि इट इज चार्ज्ड बाय रिपीटेड कॉन्टैक्ट्स विद अ प्लेट विच आफ्टर ईच कॉन्टैक्ट इज रिप्लेनिश्ड टू चार्ज Q। ध्यान से सुनिएगा,
ये पहले कैसा था, ये इनिशियली फ्री फ्रॉम चार्ज था। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिएगा, इट वॉज इनिशियली फ्री फ्रॉम चार्ज, पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो चार्ज किसके पास था, इस प्लेट के पास था, ठीक। इस प्लेट के पास कुछ चार्ज रहा होगा, आप इस कंडक्टर को ले गए, इस प्लेट से आपने टच कराया और टच कराकर वापस ले आए। जैसे ही आप टच करा करके वापस लाए होंगे, उस प्लेट पर से बोलो कुछ चार्ज इस कंडक्टर में आ गया होगा। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, दैट इज चार्जिंग बाय टचिंग। याद आ रहा है ना, पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग में ही, लेक्चर नंबर आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में ही मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपसे बोली गई कि हर एक कांटेक्ट के बाद इस प्लेट का जो चार्ज है वो फिर से कैपिटल Q कर दिया जाता है। मतलब इनिशियली इस पर चार्ज कितना था, कैपिटल Q, और इसका चार्ज कितना था, 0। ये इनिशियल पिक्चर है, ठीक। पहली बार जैसे ही आपने टच कराया होगा, बोलो इस कंडक्टर पे चार्ज कितना आ गया होगा, Q, और प्लेट पर कितना चार्ज बचा होगा बेटा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ये पहली बार का सीन है, क्लियर। अब आपसे कहा जा रहा है इफ Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन, देखो वही बात दी है, प्रूव दैट मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू द कंडक्टर इन दिस वे इज दिस। ये हमें प्रूव करना है कि इतना ही मैक्सिमम चार्ज हम इस कंडक्टर को दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम चार्ज नहीं दे सकते। तो भाई किसी भी कंडक्टर को बेटा चार्ज उतना ही दे सकते हो जितना उसका कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस की ही हिसाब से तो हम लोग चार्ज देते हैं ना, Q इज इक्वल टू CV। तो जैसे ही आपने दोनों को टच कराया होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो भाई प्लेट का हम लोग जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं C1 है, और कंडक्टर का मान लेते हैं C2 है। ये चीज मैं आपको यहां बता ही चुका था कि C1 अपॉन C2 जो होगा टच कराने पर, क्योंकि दोनों का क्या है, पोटेंशियल सेम हो गया होगा, ठीक। तो Q बराबर CV होता है, तो ये इनके चार्जेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा बेटा। इट विल बी Q माइनस Q अपॉन स्मॉल q। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? टच कराने के बाद का कॉन्सेप्ट यही तो होता है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो C1 अपॉन C2 जो है उनके चार्जेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि C जो होता है वो Q बाई V के बराबर है। बोले यार C इज इक्वल टू Q बाई V, और V दोनों का सेम है, तो चार्जेस का रेशियो बराबर हो गया, ठीक। अब बात आई, आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है। सो लेट Qm is the maximum charge, it is the maximum charge on conductor। कंडक्टर का मैक्सिमम चार्ज मैं मान ले रहा हूं इतना आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि जो पोटेंशियल हमारा कंडक्टर का है, भाई चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो इट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द प्लेट। सो वी कैन सिंपली से हियर पोटेंशियल जो होता है दैट इज Q बाई C, कंडक्टर का कैपेसिटेंस है हमारा C2, ठीक। प्लेट पर जो चार्ज आया हमारा टोटल वो कितना है Q, और उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C1। ध्यान से समझिएगा। तो बस हमको इसका रेशियो ही लेकर के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से आप देखिए Qm की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज C2 बाई C1 टाइम्स कैपिटल Q, और C2 बाई C1 वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q माइनस स्मॉल q टाइम्स कैपिटल Q। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने आंसर निकाला है, क्या ये आंसर दिए हुए क्वेश्चन से मैच कर रहा है। भाई क्वेश्चन में आपको Q अपॉन Q माइनस Q, तो ठीक है वही चीज है। क्लियर है गाइस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इस तरीके से हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने कंडक्टर्स की स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है ना, कैपेसिटर्स की स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन आज मैंने पढ़ाया आपको सिर्फ कंडक्टर के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स, और वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनके पीछे का क्या लॉजिक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी आज की बात में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्टोर करना चाहते हैं भाई, चार्ज।
वी वांट टू स्टोर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर और एनीथिंग जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, टेक केयर।